हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 13 सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार प्रजातंत्र की या लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया और किस प्रकार से लेखक ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न देशों में जो लोकतंत्र है उनको उदाहरणों के माध्यम से उन लोकतंत्रों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं, लोकतंत्र को कामयाब बना सकते हैं। तो इसी दौरान हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कोई भी प्रस्ताव जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे कोई ऐसा अवसर दिखाई नहीं देता है कि जब अध्यक्ष ने कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। यानी कि कोई भी अगर विचार आता विरोधी पक्ष का तो उस पर विचार जरूर किया जाता। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज आगे हम पढ़ेंगे, हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। यदि कि जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति नहीं दी हो, हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है, अलग बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था, जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ, जैसे श्री मोरारजी देसाई, श्री मुंशी तथा खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे, यानी कि सत्ता उनके हाथ में थी भी। उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। उन्होंने कभी भी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलकर जो उस समय स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, यानी कि उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे। उसे विधान बाह्य यानी कि विधान से बाहर की बात है ये, तो ऐसा कहकर वो सहायक हो जाते थे। या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। जैसा उन्होंने स्वीकार किया वैसा ही मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है, आप जानते हैं कि जब एक मंत्री अगर उसका विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी
काम रोको प्रस्ताव लाता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर भी देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है। उसमें जो भी नियमित संख्या होती है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। हस्ताक्षर मतलब गवाह, 30 या 40 हस्ताक्षर या गवाह उपस्थित करने पड़ते हैं। यदि यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं, ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, उस संसद में रख सकें। इसका परिणाम क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है, घर करने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है, यह बहुत ज़रूरी है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे, कि बहुमत ऐसा कोई काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उनका निरंकुश यानी कि बिना किसी नियंत्रण का व्यवहार कहा जा सके, यानी कि जिस पे कोई अंकुश नहीं हो, इस प्रकार का व्यवहार कहा जा सके। किसके द्वारा? अल्पमत के द्वारा। मैं एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूँगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अति आवश्यक है, यह बहुत ज़रूरी है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। जो नैतिक नियम हैं, जो विधिवत नियम हैं, उनका पालन करे। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया है। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया है, यानी कि जो राजनीति का ज्ञान रखने वाले हैं, राजनीति की जानकारी रखने वाले हैं, इस प्रकार के जो आचार्य हैं, शायद प्रश्न के इस पहलू पे, इस प्रकार के प्रश्नों पे उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया, कोई चर्चा ही नहीं की। उनकी दृष्टि में नीतिपरायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। आप राजनीति सीख सकते हैं, लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती है। मानो जो राजनीति है वो बिना नीति के ही क्या हो सकती है? सफल हो सकती है, सक्सेस हो सकती है। मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम होती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? तो फिर प्रजातंत्र में होता क्या है? हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा अभिप्राय होता है
इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज़ का कारोबार चला सकते हैं। और यदि कानून बनाना भी पड़े तो कानून बनाने वाले का यह विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार परायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ कि लाश की महाशय है। यानी कि प्रजातंत्र के इस पहलू पर जिसने ध्यान दिया है, यानी कि कानून का पालन हो सके, कानून बनाया जा सके, तो इस पर जिसने ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ एक लाश की महाशय है जिसने इसकी ओर ध्यान दिया है। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीतिपरायण है, कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज है वो नीतिपरायण है। यदि समाज नीतिपरायण न हो तो प्रजातंत्रवाद या प्रजातंत्र टिका ही नहीं रह सकता, प्रजातंत्र की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसा इस समय हमारे देश में हो रहा है, जैसा इस समय हमारे अपने देश में हो रहा है, और वर्तमान में भी जो हमारे देश की कंडीशन है वो ऐसी ही है भी। अंतिम बात, मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता। अंतिम बात, मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम चल ही नहीं सकता, लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते, प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता, वह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। वह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है, इक्वल नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है। कुछ देशों में जो अन्याय का प्रभाव है बहुत अधिक है, और कुछ ऐसे भी देश हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं, बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं, और इस प्रकार से बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के जो यहूदी थे उनकी बात ले सकते हैं। कुछ लोगों को, इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को, ऐसी मुसीबतों को, ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। यानी कि यहूदी लोग थे जो इंग्लैंड के, उन्होंने इस प्रकार के अन्याय सहन किए हैं जो ईसाइयों को कभी सहन नहीं करने पड़े। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा, और इसके विरुद्ध सिर्फ जो यहूदी लोग थे उन्हीं को क्या करना पड़ा भाई, संघर्ष करना पड़ा, प्रयास करने पड़े। और इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी मदद नहीं की, और इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी उन यहूदियों की मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे, वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे।
वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे, कि वे इस अन्याय को क्या करते थे, पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने, इंग्लैंड का एक ही आदमी था जिसने यहूदियों की क्या की, सहायता की, उनकी हेल्प की। और वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था। यह बात असाधारण जरूर लगेगी, परंतु इसका कारण भी असाधारण था, और वह यह था, पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। यानी कि पुराने ईसाइयों के अनुसार ये कानून था कि अगर कोई भी यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वो उसका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। किसी और कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वह क्या था, यहूदी था। यानी कि यहूदियों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे। कारण यही था कि वह यहूदी था, ईसाई नहीं था। जो भी बची खुची संपत्ति हो, यानी कि जो भी बची खुची संपत्ति है उसके पिता की मृत्यु के पास राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी, और इसीलिए बादशाह उनकी थोड़ी सहायता करता था। राजा को यह सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था। राजा को यह सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था, वह खुश था जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती। जब भी किसी भी यहूदी की मृत्यु के पश्चात उसकी संतान अपना प्रार्थना पत्र लेकर राजा के पास पहुंचती तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा उसको कुछ दे देता था। तो राजा उसमें से थोड़ा सा उसको कुछ दे देता था और बाकी हिस्सा अपने पास रख लेता था, उसके नियंत्रण में आ जाता था। इसीलिए जो बादशाह था, राजा था, उनकी सहायता करता था और शेष अपने लिए रख लेता था। जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की, जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का यह एक उदाहरण है। आगे है, सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं, जो सार्वजनिक अंतरात्मा है उस अंतरात्मा को कह सकते हैं जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती थी, बड़ी व्याकुल हो उठती थी। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किससे होना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उस अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, ऐसी उस अन्याय का कोई भी भाजन होता यानी कि शिकार होता हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उससे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। तो क्या कह रहा है, इसका मतलब हुआ यह है कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उस अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उस अन्याय का शिकार हुआ हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इसका अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।